हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट क्लास। आज डाउट क्लास में जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मुझे कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट्स ने भेजा और जो स्टूडेंट्स अभी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने जा रहे थे उन स्टूडेंट्स ने भी ये क्वेश्चन मुझे भेजा। तो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन पर एक वीडियो बना लेते हैं जिससे कि सारे स्टूडेंट्स को एक बार में हेल्प मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि फाइंड द फाइनल चार्जेस इन स्टडी स्टेट ऑन द 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड as shown in figure, assuming initially they are uncharged. Also find the current through the wire AB at steady state. तो ये जो वायर AB है इसमें भी करंट निकालना है और सबसे अच्छी बात है कि हमको कब निकालना है, स्टडी स्टेट में। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखो, अगर कोई भी क्वेश्चन चाहे वो RC सर्किट का हो चाहे वो LR सर्किट का हो, अगर स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन डेफिनेटली सिंपल होगा सॉल्व करने में। डायग्राम सर्किट देखने में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन अगर स्टडी स्टेट का क्वेश्चन है तो अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लो कि क्वेश्चन सिंपल होगा सॉल्व करने में। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में अगर स्टडी स्टेट आ चुकी है तो RC सर्किट में स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि जिस भी कैपेसिटर पर जितना चार्ज आना था उतना चार्ज उस पर आ चुका है। अब फर्दर कैपेसिटर की चार्जिंग नहीं होगी, और अगर कैपेसिटर की चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है तो जिस ब्रांच में कैपेसिटर लगा हुआ है उस ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होगा। यानी कि ये वाली जो ब्रांच आप देख रहे हो, इस वाली ब्रांच में कैपेसिटर है ये 4 माइक्रोफैराड वाला, ये कैपेसिटर है यहाँ पर, इसमें से कोई करंट नहीं जाने वाला। 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं होगा, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। सिमिलरली ये जो है 8 माइक्रोफैराड, यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा। ये 6 माइक्रोफैराड वाला जो कैपेसिटर है इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक, अगर इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो फिर ये जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है यहाँ से भी कोई करंट नहीं जाएगा। ये जो 6 ओम वाला रेजिस्टेंस है इसमें से भी कोई करंट पास नहीं होगा। तो इतना तय हो गया कि कहाँ कहाँ पर करंट नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि करंट कहाँ से पास हो सकता है। करंट पास कहाँ से हो सकता है ये देखने से पहले एक और सिंपल सी चीज़ हमको नज़र में आ रही है, वो ये है कि एक 12 वोल्ट की बैटरी और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 6 ओम का। इस 6 ओम के रेजिस्टेंस को आप इस बैटरी का, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकते हो। इसी तरह से जो दूसरी 12 वोल्ट की बैटरी है ये वाली, इसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 6 ओम का, इसको भी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये 12 वोल्ट की बैटरी और ये 12 वोल्ट की बैटरी और उन दोनों की ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दोनों बैटरी हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों को आप इक्विवेलेंट ईएमएफ के फार्मूला से सॉल्व करके इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, 12 वोल्ट आएगा, और ये 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में है तो इसको सॉल्व करके कितना जाएगा, ये 3 ओम के बराबर। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम रीड्रॉ कर लेते हैं और उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो मैं ज़रा जगह बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक, और इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा वो सर्किट हम बना लेते हैं। ये इक्विवेलेंट सर्किट बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो मैंने केवल एक बैटरी लगाई हुई है। यहाँ पर बैटरी आप केवल एक देख रहे हो और एक रेजिस्टेंस है उसके साथ में, यानी कि पैरेलल में जो 2 बैटरी थी उन दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया और इक्विवेलेंट ईएमएफ लगा दिया है। तो सर्किट में कहाँ पर क्या आ गया, ये हो जाएगा 12 वोल्ट और ये 3 ओम। ये 3 ओम कैसे आया, वहाँ पर 6 ओम और 6 ओम की जो 2 इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिए थे उन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 3 ओम आएगा। तो ये 3 ओम हो गया, ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई, और बाकी सर्किट आप जो देख रहे हो इसी तरह से होगा। ठीक, अब कहाँ कहाँ पर करंट है और कहाँ पर करंट नहीं है ये देख लेते हैं। देखो इस 2 ओम यहाँ पर इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं है, इस 6 ओम में कोई करंट नहीं है, यहाँ पर जो नीचे वाली ब्रांच है इसमें कोई करंट नहीं है, और इस वाले 6 ओम में भी कोई करंट नहीं है। तो करंट कहाँ से, बैटरी से पास होता है। ठीक है, बैटरी से करंट निकलेगा, करंट यहाँ पर डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में। कुछ करंट चला जाएगा ऊपर इस वाली ब्रांच में क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से कुछ करंट यहाँ पर जाएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ से पास होके फिर बैटरी में वापस चला जाएगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को मैं शो कर देता हूँ जरा। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ से करंट आया, मान लो यहाँ से करंट, बैटरी से करंट आता है आई, ये करंट आई इस जंक्शन पॉइंट पर आया। इस जंक्शन पॉइंट पर जो करंट आएगा उसका कुछ पार्ट यहाँ पर चला गया, ये है I1, और इस करंट को हम मान लेते हैं कि ये करंट है I2 के बराबर।
ये करंट I1 जब इस यहाँ आएगा तो इस यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस वाले जंक्शन में कैपेसिटर की चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो कोई करंट नहीं है। तो ये करंट कहाँ पर चला गया, I1 यहाँ पर करंट I1 है। अब जो ये वाला जंक्शन है यहाँ पर भी करंट डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इस 6 ओम वाले में कोई करंट नहीं है। 6 ओम में करंट इसलिए नहीं है क्योंकि करंट अगर यहाँ पर आएगा तो ना तो ये कैपेसिटर उसको पास होने देगा, ना ये वाला कैपेसिटर। सो करंट पासिंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इज 0। सो दिस करंट विदाउट डिवाइडिंग एनीवेयर पासिस थ्रू दी 4 ओम रजिस्टर। तो 4 ओम से चला गया ये रेजिस्टेंस, ये करंट I1 यहाँ पर आता है। सिमिलरली I2 यहाँ पर आएगा, सेम लॉजिक है जो मैंने पहले बताया, विदाउट डिवाइडिंग एट एनी जंक्शन I2 सारा का सारा 2 ओम फिर 4 ओम, और इसके बाद I2 करंट यहाँ पर आ जाता है। ठीक, ये I1 करंट यहाँ, ये I2 करंट यहाँ, और फिर ये दोनों करंट I1 प्लस I2 मिल के I हो जाएंगे और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर वापस आ गए। तो ये तो है करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब करंट I1 और I2 हमको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अगर हमको ये निकालना है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है या इसके अक्रॉस चार्ज कितना है, इसमें कितना चार्ज है, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट होगी इन करंट की। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर हमको निकालना है चार्ज ऑन द कैपेसिटर वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन मैं पहले आपके दिमाग में ये सेट करना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टडी स्टेट का क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले आप ये देखो कि करंट कहाँ फ्लो हो रहा है और कहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, और करंट का कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है। तो चलिए हम निकालते हैं I1 और I2। I1 I2 के कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, किरचॉफ लूप लॉ लगाता हूँ। ठीक है, और उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। तो किरचॉफ लूप लॉ से हमने इक्वेशन बनाई, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। ये यहाँ से 12, यहाँ से -3i, इसके बाद ये पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है यहाँ, तो -3i आएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ जाते हैं तो ये हो जाएगा -2i1 -4i1 और लूप कंप्लीट हो गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन आप जो देख रहे हो वो मैंने बना दिया है। इसी तरह से दूसरी वाली जो इक्वेशन है वो बना सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन कहाँ से, सेकंड इक्वेशन में बना रहा हूँ यहाँ से, ये +12 -3i और फिर ये I2 करंट यहाँ पर आया, ये होगा -2i2 -4i2 और ये I2 करंट वापस, लूप कंप्लीट हो गया। ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये हमने बना ली है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्वेशन कैसी हैं, लगभग सेम दिख रही हैं, केवल I1 और I2 का फ़र्क है। यानी कि इन दोनों इक्वेशन को देखते ही हमको पता चलिए, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, I1 = I2 हमको मिलने वाला है। तो I1 = I2 आ गया, यानी कि दोनों ब्रांचेस में, इस वाली ब्रांच में ऊपर और ये वाली जो ब्रांच है इसमें, इन दोनों में करंट सेम है। तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारे पास I1 = I2, और दूसरी इक्वेशन ये होगी कि जो I करंट है ये किसके बराबर होगा, I1 + I2 के बराबर, क्योंकि I करंट ही दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, I1 ऊपर गया था, I2 नीचे। सो I = I1 + I2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाती है। तो I = I1 + I2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके हमको रिजल्ट आ जाएगा कि I = I2 = I/2। टोटल करंट का आधा ऊपर गया और आधा नीचे गया। इतना हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब I1 और I2 की जो वैल्यू है वो I/2 के बराबर है। इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख के सॉल्व कर लो तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल आती है। तो हम रख देते हैं इसको किसी एक इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 12 = 3i + 6 × I/2, और सिंप्लीफाई करने पर कितना आ जाता है, 2 एम्पियर। तो बैटरी से जो करंट निकला I, वो करंट I कितना है, 2 एम्पियर के बराबर है, और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड I1 = I2, तो 1 एम्पियर यहाँ चला जाएगा, 1 एम्पियर इधर आ जाएगा, इसमें से 1 एम्पियर और यहाँ से 1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में एक पार्ट पूछा था कि ब्रांच AB में, ये जो AB है इसमें कितना करंट पास होगा, तो AB से पास होने वाला करंट भी आ गया। AB से पास होने वाला करंट हो गया 1 एम्पियर, ये A, और इसको मैं लिख लेता हूँ ये B है। तो AB से पास होने वाला करंट 1 एम्पियर। फाइनल आंसर अभी हम निकाल लेंगे कि कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज है। उससे पहले मैं आपको करंट के कैलकुलेशन का दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक मेथड करंट को कैलकुलेट करने का, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो फिर हम इतनी लंबी चौड़ी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। करंट का कैलकुलेशन बाय ऑब्जर्वेशन बड़े जल्दी किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं उसको कैलकुलेट हम। ये मैंने इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट डायग्राम जो था उसको हमने यहाँ पर बना लिया, और जो वैल्यूज़ थी
वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस पॉइंट का जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का होगा, क्योंकि ना तो पोटेंशियल में कहीं ड्रॉप हो रहा है ना गेन हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है, यानी ये वाला जो पॉइंट आएगा ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, ये वाला पॉइंट और ये सेम पोटेंशियल पर है, इसी तरह से ये वाला पॉइंट ये सेम पोटेंशियल पर है। तो आप यहाँ से यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं सारे सेम पोटेंशियल पर हैं, यानी कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस है उतना ही इन दोनों के अक्रॉस है और उतना ही इन दोनों के अक्रॉस है। तो ये जो 2 ओम और 4 ओम का जो कॉम्बिनेशन है ये, और यहाँ पर 2 ओम और 4 ओम का जो कॉम्बिनेशन है ये आपस में किस कॉम्बिनेशन में हुई है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुए। तो बैटरी के साथ इसको पैरेलल हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसा कनेक्ट करके हम करंट की वैल्यू को बगैर इक्वेशन वगैरह बनाए बड़े जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं इक्विवेलेंट डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर ये इक्विवेलेंट डायग्राम आ गया। बाकी सारी चीज़ें जिनमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है उसको हमने हटा दिया, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने किस किस को रखा है यहाँ पर? ये 4 ओम 2 ओम और ये 2 ओम और 4 ओम करंट इनमें से ही पास हो रहा था, और ये 3 ओम था। अब यहाँ पर देखो ये दोनों रेजिस्टेंस और ऊपर वाले दोनों 4 और 2, ये 4 और 2, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके 6 लिख सकता हूँ और नीचे भी 6। ये वाला 6 ऊपर वाला 6 किस कॉम्बिनेशन में जाएगा? पैरेलल में, तो वो 6 और नीचे वाला 6 पैरेलल में मिलके कितने होंगे? 3 ओम, और इस वाले 3 ओम के साथ मिलके कितना हो जाएगा? 6 ओम। करंट कितना हो जाएगा? 12/6 यानी 2 एम्पियर के बराबर। ये कौन सा करंट होगा? जो बैटरी ने सप्लाई किया। लेकिन मैंने फिर भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेप और इंक्रीज कर लिया यहाँ पर, तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ फर्दर सर्किट को। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम ऐसा बना लेंगे। ठीक है, ये 3 ओम और 12 वोल्ट एज इट इज़, और साथ में ये वाला जो 2 ओम था, ये 2 ओम और जो ये वाला 2 ओम था, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आके कितने हो जाएंगे? 1, ये 4 और ये 4, 2 हो जाएंगे। हालांकि ये मैं बड़ा छोटे बच्चों वाला तरीका आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट ही हमको यहाँ से दिख रहा था कि ये 6 ओम है, ये उसके ऊपर वाला 6 ओम है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो मिलके कितने हो जाएंगे? 3 ओम के बराबर। अब ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट में? टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है 6 ओम, और फिर हम निकाल सकते हैं इसमें करंट की वैल्यू। तो करंट कितना आ जाएगा? करंट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I = 12/3 + 1 + 2, यानी कि ये आ जाएगा 12/6 2 एम्पियर के बराबर। तो बैटरी ने कितना करंट दिया? 2 एम्पियर। तो ये करंट हो गया 2 एम्पियर, ये करंट 2 एम्पियर। अब इसके ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे रेजिस्टेंस कैसा? इक्वल है, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो इसमें आ जाएगा 1 एम्पियर, और यहाँ पर करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये करंट ऑलमोस्ट लगभग आप ऑब्जर्वेशन से ही निकाल सकते हो कि कहाँ पे कितना करंट जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको सर्किट को आप देखेंगे, आप उस पर नज़र डालेंगे तो देखते ही आपको पता चल जाएगा, हमको देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हैं, यहाँ पर ये सारे सेम पोटेंशियल पर हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में उतना ही है जितना कि इन दोनों के बीच में है। तो ये वाली ब्रांच के दोनों रेजिस्टेंस और इस ब्रांच के दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो उसको डायरेक्ट आप ऐड करके कितना लिख सकते हो? ये 4 और 2 6, ये 4 और 2 6, ये दोनों पैरेलल में कंबाइन हो जाएंगे तो 3 आ जाएगा, और वो 3 इसके साथ कनेक्ट पैरेलल में कनेक्ट होगा इस बैटरी के साथ और इस 3 ओम के साथ। ठीक, अच्छा नहीं, पैरेलल में नहीं, इसके साथ तो सीरीज में कनेक्ट होगा। ये 1 और 2, ये 3 ओम मिलके इसके साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि करंट का कैलकुलेशन जो मैंने पहले इक्वेशन बना के सॉल्व किया है उससे सॉल्व करना एक स्मार्ट तरीका नहीं है। स्मार्ट तरीका ये है कि हम इससे निकालें करंट। तो चलिए, अब हमारे पास करंट आ चुका है और अब हम आ जाते हैं आगे सर्किट पर। तो फिर से मैं सर्किट ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम कैलकुलेशन करेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर पर। यह कैलकुलेशन सबसे आसान है, इसमें जो पूछा है करंट आने के बाद। अब यहाँ देखो कि ये जो ब्रांच है इसमें करंट कितना है? 0 है। यहाँ से कितना करंट पास हो रहा था? 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से भी कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। यहाँ से तो करंट आया था 2 एम्पियर, इसमें कितना करंट था? 1 एम्पियर, और इसमें भी करंट कितना था? 1 एम्पियर के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा कि इस कैपेसिटर, ये जो 2 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अब आप सही देखिए, ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही है जितना कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसे? मान लो मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से इक्वेशन लिखता हूँ। पहले इसको मैं क्या नाम दे दूँ? इस पॉइंट को सपोज मैं नाम दे देता हूँ P
Q R और ये S। हम इस लूप में अगर इक्वेशन लिखें तो पॉइंट P से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, या P से स्टार्ट ना करके चलो हम R से स्टार्ट कर देते हैं, तो Q से स्टार्ट करते हैं, तो VQ, और फिर मैं यहाँ R तक गया तो ना तो पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ ना गेन हुआ। फिर यहाँ पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, कितना हो गया, -1 × 2 -IR किया। इसके बाद अब मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो इसमें तो करंट ही नहीं है, 6 ओम में करंट कितना है, 0 है, तो ना तो पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ ना गेन हुआ। इसके बाद मैं पॉइंट P पर पहुँच गया तो उसको मैं लिखूँगा डायरेक्ट VP, तो VQ माइनस VP इक्वल टू कितना आएगा, 2 वोल्ट के बराबर। यानी जितना की पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस है। ठीक, तो इसके अक्रॉस चार्ज कितना आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू CV होता है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, और 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो ये हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो इसमें चार्ज 4 माइक्रोकूलम आ गया। सेम लॉजिक लगाते हैं, अब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो इसमें चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू Q4 लिख देता हूँ मैं, ये 4 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर है ना, तो Q4 इक्वल टू C × V, और कैपेसिटेंस कितना था ये 4 माइक्रोफैराड, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो करंट 1 एम्पियर है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 × 1 रेजिस्टेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस करंट, तो ये 4 कितना आया, 16 माइक्रोकूलम, तो इसमें चार्ज आ गया 16 माइक्रोकूलम। इसी तरह से इस वाले कैपेसिटर को देख लेते हैं, तो जो ये वाला कैपेसिटर है, इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस इस 2 ओम के अक्रॉस है। तो 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, करंट है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है और वही इसके अक्रॉस आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसमें चार्ज कितना आता है, इसमें चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू 6 × 2, 6 माइक्रोफेरेड इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। ठीक, इसी तरह से इस वाले कैपेसिटर पर देख लेते हैं। अगर आप इस पूरे लूप में घूमते हो तो यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं इस वाले रेजिस्टेंस में, क्योंकि यहाँ पर करंट कितना है, 0। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 × 1, और इस पर चार्ज अगर मुझे कैलकुलेट करना है Q इक्वल टू CV, तो C है 8 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 4, तो चार्ज कितना आया इस पर, 32 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक, तो ये इसके आंसर हुए क्वेश्चन के। तो मैंने कहा था कि स्टडी स्टेट वाला जो क्वेश्चन होता है, चाहे वो LR सर्किट हो चाहे RC सर्किट हो, उसको सॉल्व करना रिलेटिवली सिंपल होता है। आपको बस ये देखना होगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी जो मैंने किया, फिर से मैं रिमाइंड करा दूं कि अगर आप यहाँ से लेके इस पूरे लूप में जाते हो तो इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं इस वाले रेजिस्टेंस में, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वो इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही यहाँ पर आ रहा है, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसके अक्रॉस आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो Q इक्वल टू CV करके आप चार्ज निकाल सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इसके आंसर भी समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि मैंने इस वीडियो को बनाने में लगाया, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टडी स्टेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने टाइम की ज़रूरत पड़ती नहीं है। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आप केवल ऑब्जर्वेशन से 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ हम अब इसका डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। बाय बाय।